है तुम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोल के एक चैप्टर है। होता क्या है, जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस इशू कर दिया जाता है ना, जिसके जरिए, जिसको देखकर पहले के वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक हैं हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, वो लोग कुछ प्रिंसिपल प्रोवाइड किए हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट, है ना, कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज अ फंडामेंटल टूल, है ना, इसको तुम डिफिनेशन में ऐसे लिख सकते हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which guide thinking and action by the manager under different situation। मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है किसी चीज़ का प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल पहले इशू होता था, जो प्रिंसिपल तुम लोग साइंस में पढ़े हो वो प्रिंसिपल नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्योर प्रिंसिपल्स, है ना। बस ये क्या है कि एक फंडामेंटल गाइडलाइंस है जो प्रोवाइडेड किया गया है मैनेजर्स को। फंडामेंटल क्या है, गाइडलाइंस है जो प्रोवाइडेड किया गया है किसको, मैनेजर्स को, ताकि वो लोग कुछ भी, ये गाइड देखो, गाइड जो भी कुछ भी करने या सोचने से पहले, है ना, उस प्रिंसिपल का क्या ले, हेल्प ले, है ना। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेनली तुम लोग को दो प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, एक एफ.डब्ल्यू. टेलर और एक हेनरी फेयोल, ठीक है ना। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 5 प्रिंसिपल प्रोवाइडेड किए हैं, जबकि हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किया है। प्रिंसिपल्स मतलब तुम ऐसा समझ लो कि रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट, ये सब साइंटिस्ट है, एक इंजीनियर थे, है ना। तो ये लोग क्या किया है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किया है जिससे कि कार्य जो है, जो मैनेजमेंट का काम है, वो इजी तरीका से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर हम बात करें एक आध प्रिंसिपल्स का नाम ले, तो एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, कार्यों को लोगों के बीच में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अगर मेरे पास 5 बंदा है और मेरे पास 5 काम है और पांचों बंदा को बोल दे कि ये 5 काम कर देना, तो हो सकता है कि 2 या 3 काम कंप्लीट होगा और एक आध काम क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। लेकिन 5 बंदा है, पांचों बंदा को अलग अलग उन लोगों को बता दे कि ये काम तुमको करना है, ये काम तुमको करना है, ये काम तुमको करना है, ये काम तुमको करना है और ये काम तुमको करना है, तो एट दैट केस में काम जो है समय पे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वेल मैनर में हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो तुम किसको जिम्मेवारी ठहरा सकते हो, ये तुमको पता होगा, है ना। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या है, जनरली इसी बेसिस पे अब डील करते हैं नेचर एंड फीचर्स, नेचर और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट मस्ट बी इट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। यूनिवर्सली मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर एक क्षेत्र में इसका काम आएगा, है ना। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये तुम अपने घर के काम में भी लगा सकते हो, ऑफिशियल वर्क में भी लगा सकते हो, अपने पढ़ाई में भी लगा सकते हो। तो ये सभी जगह पे ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इट इज ए जनरल गाइडलाइंस, ये रूल्स नहीं है, ये एक गाइडलाइंस है कि तुम ऐसे करके जाओगे तो हो सकता है कि तुम अपने गोल तक क्या कर सको, अचीव कर सको। हम तुमको तरीका बता सकते हैं कि इस तरीका से पढ़ोगे तो तुम अपने गोल तक क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ये तो डिपेंड करता है मैनेजर टू मैनेजर कि वो अपने गोल तक अचीव कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हम जो गाइडलाइंस दे रहे हैं वो जितने बच्चे हैं सबको हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई जो है अडॉप्ट कर ले रहा है, वो कोई अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी का ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट हो पा रहा है कि वो उसको क्या कर पाए, अडॉप्ट कर पाए। घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को तबीयत खराब है, किसी का गांव में शादी है, तो उसमें चला जाएगा तो वो जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा है।
इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बना दिए, जैसे ग्रेविटी का प्रिंसिपल्स है कि ऊपर से सामान गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया गया वो हमेशा एप्लीकेबल होता है। जनरली 90% में वो काम करता है, 10% ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे वो ऐसे करने से काम कंप्लीट होने वाला नहीं है। अगर सपोज को 10 आदमी हैं और एक बड़ा सा सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह लगाना है, हम डिवीजन ऑफ वर्क में एक आदमी को बोल दिए कि ये काम अकेले कर देना, तो वो कर पाएगा क्या? उसके लिए फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ग्रुप एक्टिविटी में काम करना पड़ेगा, और ग्रुप एक्टिविटी काम करके क्या करना पड़ेगा? अब मतलब अपने कार्यों को पूरा करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये नहीं कि हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के चक्कर में अपना काम को नहीं प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा तो हम काम कंप्लीट नहीं करेंगे। कैसे भी करके मैनेजर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज से, अपने अंडर में जो भी काम करता है उससे काम कराने से मतलब है। अच्छा, फॉर्म बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, हम क्या बोले, ये जो फॉर्म हुआ है ये किसी लेबोरेटरी में प्रिंसिपल्स पास नहीं हुआ है, ये ऑब्जर्व करके धीरे धीरे देख देख के ऐसे करने से ऐसे होता है। जैसे मानो कि किसी एक एम्प्लॉय का सैलरी फिक्स कर दो, है ना, और उसका टेन्योर फिक्स कर दो, तब देखो वो काम बहुत मन से लगा कर करेगा। लेकिन किसी एम्प्लॉय का सैलरी फिक्स नहीं है या फिर टेन्योर फिक्स नहीं है, टेन्योर मतलब उसको आज काम कर रहा है कल सुबह काम कराएगा कि नहीं कराएगा कोई ठीक नहीं है, तो उसके मन में भेदभाव रहता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय परमानेंट हो जाएगा तो उसके मन में क्या होता है? सिक्योरिटी रहता है कि हाँ हमको काम तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ये अब मेरा कंपनी हो गया, इस कंपनी में हमको 60 साल बिताना है। क्लियर? तो जब तुम्हारे पास एक क्या होता है अंदर से मतलब ये आता है, सेटिस्फेक्शन का ये आता है, तो तुम जो है काम अच्छे से करते हो। क्लियर? फिर क्या आता है? कंटीजेंट। कंटीजेंट मतलब क्या होता है? ये डिपेंड करता है फ्यूचर के किसी इवेंट पे, है ना। फ्यूचर में कुछ होगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि गिवन बाय हेनरी फ्योल है। वो 7 पहले बता रहे हैं, फिर 7 बताते हैं, है ना। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। टोटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या किया गया है? प्रोवाइडेड किया गया है हेनरी फ्योल के द्वारा। हेनरी फ्योल एक माइनिंग इंजीनियर थे, है ना। उन्होंने ये सारा चीज़ एब्जॉर्ब करके और एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उस 14 प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल ये हैं और उसके बाद फिर से बता रहे हैं। पहला है प्रिंसिपल्स डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल बोलता है कि कार्यों को अगर लोग के जितना उसका नॉलेज है, जितना उसका इंटरेस्ट है, जिसके बारे में उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वर्क को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब एक साइंस से किया हुआ बंदा को अकाउंटिंग का काम दे दोगे तो वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, या फिर एक अकाउंटेंट को इंजीनियरिंग का काम दे दोगे तो वो कर नहीं पाएगा। तो जो अकाउंटेंट है, जो जिस बेसिस पे पढ़ा हुआ है, जिस स्किल से पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे उसके कार्य को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ऑब्वियसली अगर मेरा कार्य डिसाइडेड है कि मेरे को ये चीज़ करना है, हम डेली जाते हैं वो चीज़ को रिपीटेड मोड पे करते हैं। अगर हम रिपीटेड मोड पे कोई चीज़ को करते हैं तो मेरा इफिशिएंसी और इफेक्टिविटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमको पता है कि ये चीज़ ऐसे ही ठीक होगा या फिर ये चीज़ ऐसे ही बनेगा, है ना। तो कार्यों को लोगों के बीच में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सेकंड बात है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात जो चीज़ है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोला गया कि अगर ऑथोरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो तुम ऑथोरिटी का गलत फायदा उठा सकते हो। जैसे तुम बोल सकते हो कि मोदी कर रहा है ना, कि उसके पास ऑथोरिटी बहुत है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा है। कहाँ से वैक्सीनेशन आएगा वो उसको पता ही नहीं है। अच्छा, मानो तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे पास ऑथोरिटी उतना ज़्यादा नहीं है, तब भी तुम काम नहीं कर पाओगे, है ना। तुम चाहते हो कि हम बहुत कुछ कर ले। मानो कि दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, वो चाहता है कि सब कुछ वो कर ले, लेकिन उसके पास ऑथोरिटी उतना नहीं है। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में सामंजस्य होना जरूरी है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम दे दिए, सपोज करो क्लास का मॉनिटर बना दिए किसी को, है ना, कि तुम क्लास को शांत करके रखेगा, लेकिन उसको हम ये अथॉरिटी नहीं दिए कि अगर कोई बच्चा बदमाशी करेगा तो उसका कंप्लेंट जाके हेड सर से कर देना। तो उसके पास क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि क्लास को शांत रखना है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो अगर अथॉरिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा? लड़का लोग धर के पीट देगा उसको, है ना। अगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैंने मानो अथॉरिटी दे दिए, है ना, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो ठीक है तुम्हारे पास अथॉरिटी है, जैसे कि मेरे को अथॉरिटी मिला है कि तुमको हम मार पीट सकते हैं, लेकिन साथ में मेरे को ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि मेरे बच्चे का नंबर अच्छा आना चाहिए। मास्टर जी मार मुड़ के मुआदी कोनो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लड़का के नंबर अच्छा होते चाहिए। तो अथॉरिटी भी है और मेरे पास क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर आता है डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। ऐसा तुम देखे होगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें रूल्स और रेगुलेशन कौन फॉलो कर रहा है? जो निम्न वर्ग के लोग हैं वही लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को कहाँ फॉलो कर रहा है? पहले के ज़माने में, पहले जब अगले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो थोड़ा सा लॉकडाउन को फॉलो होता था। अब लॉकडाउन को कहाँ फॉलो किया जाता है? कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि तुम जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बना हुआ है वो रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। माने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पर्सन है, चाहे वो लोअर लेवल पे है चाहे वो टॉप लेवल पे है, वो मैटर नहीं करता है, तुमको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अगर सबको 8 बजे समय से आना है, एटीएम में प्रेजेंट होना है तो सबको ही प्रेजेंट होगा, चाहे वो एम्प्लॉय हो तो और चाहे वो डायरेक्टर हो तो। अच्छा देखो, डायरेक्टर ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करेगा ना तब जाके एम्प्लॉय सही से काम करेगा, है ना। अगर तुम लोग का क्लासेस होता है 6 बजे से, अगर हम 6 बजे हम प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम लोग 6 बजे प्रेजेंट हो जाएगा। अगर हम 6 बजे रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंट हो रहे हैं तो हम डिसिप्लिन तुम लोगों पे भी क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं कि 6:15 में आने पर धर के पीट देंगे। क्लियर? तो डिसिप्लिन लागू करने के लिए सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है। किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक एम्प्लॉय को एक तरीका से, एक तरफ से डायरेक्शन मिलना चाहिए, है ना। अगर 2-4 तरीका से डायरेक्शन या 2-4 तरफ से डायरेक्शन मिलने लगा, है ना, तो क्या होगा? तुम कंफ्यूज हो जाएगा, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज करो कि एक एम्प्लॉय है ए, है ना, और ए को बी ऑर्डर दिया कि जाकर इस स्टोर से सामान लेके आओ। तब तक सी भी आकर ए को ऑर्डर दिया कि नहीं नहीं तुम जाओ मार्केट से सब्जी लेके आओ, है ना। तभी डी आया, बोला कि मेरा एक काम है, तुम जाकर बिग बैन से कपड़ा लेकर आ जाओ। अब देखो ए के पास यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है इसके। अब देखो बी पूछेगा कि काम क्यों नहीं हुआ, तो ए बोलेगा कि हम सी और डी का काम कर रहे थे, है ना। अगर सी पूछेगा तो बोलेगा बी और डी का काम कर रहे थे, जैसे तुम लोग करता है ना। जैसे डी पूछेगा कि क्यों नहीं काम हुआ तो बोलेगा कि बी और सी का काम कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर ए सिर्फ एक आदमी को एक आदमी कंट्रोल करने होगा, बी अगर सिर्फ ए को कंट्रोल कर रहा है, सी और डी कंट्रोल उसको नहीं कर रहा है, तो बी का काम ए करेगा कि नहीं करेगा? उसका मजबूरी हो जाएगा कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई उसको कमांड नहीं दिया हुआ है। मतलब कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अंतर, मतलब तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये समझो कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि एक आदमी का एक बॉस होगा, है ना। एक आदमी का कितना बॉस होगा? एक बॉस होगा। 1 पर्सन। क्या हुआ था अभी तक? कहाँ थे? यूनिटी ऑफ कमांड पे कि 1 पर्सन का 1 बॉस, एक पर्सन का एक बॉस होना चाहिए। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होना चाहिए, है ना। 1 ऑर्गेनाइजेशन 1 गोल, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होना चाहिए कि वो अपने सेल्स को इम्प्रूव कर सके या अपना क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके या फिर मार्केट में टर्नओवर को इम्प्रूव कर सके या फिर प्रॉफिट को इम्प्रूव कर सके। मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन जो है ना, जिस तरफ प्रवाह हो रहा है वो सबका एक ही होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होना चाहिए। फिर आता है सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब मानो क्या होता है कि एक डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर क्या करता है कि अपने डायरेक्टर का मामा का एक दुकान है। डायरेक्टर मतलब कौन? मतलब कंपनी का सबसे अपर पोस्ट पे रहने वाला पर्सन, है ना। इस डायरेक्टर का एक अंकल का दुकान है। वो क्या करता है, ये अंकल जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। ऑर्गेनाइजेशन को क्या सप्लाई करते हैं? रॉ मटेरियल। लेकिन इससे सस्ता रॉ मटेरियल, है ना, आउटसाइडर एक पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता है। ये अगर सपोज करो 50 रुपये करके सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से हमको 40 रुपये करके क्या कर सकता है? मिल सकता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टर के अंकल को प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना है, एक अकेला आदमी का फायदा को नहीं देखना है, हमको जनरल इंटरेस्ट देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा किस में है। तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा किस में है? जब हम आउटसाइडर से 40 रुपये करके खरीदेंगे तब। तो वही बोल रहा है कि सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, माने इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को हटाकर हमको किसके इंटरेस्ट को ध्यान रखना है? जनरल इंटरेस्ट को ध्यान रखना है कि कैसे करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज। यहाँ पे तो इसके मामा का या चाचा का प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जबकि यहाँ से अगर हम लोग खरीदेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ से क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा।
फिर आता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन देखो, रेमुनरेशन जो होता है मीन्स सैलरी टू द पर्सनल, ऐसा बोल सकते हो। अब ये कम भी नहीं होना चाहिए, है ना। अब कम नहीं होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए ना बहुत सारा एक्ट पास करके रखा है, जैसे एक लेबर एक्ट है। अच्छा, दूसरा तुम देख लो ना कि कॉम्पिटिटर कितना पैसा दे रहा है। सैलरी डिसाइड होता है कैसे कि मेरा कॉम्पिटिटर सेम काम कराने का कितना पैसा पेमेंट कर रहा है, उस हिसाब से। नहीं तो अगर तुम उसको कम दोगे, सपोज करो तुम्हारा कॉम्पिटिटर दे रहा है 500 रुपया 8 घंटे काम करने का, है ना, और तुम उसको 200 रुपया दोगे, तो तुम्हारा काम छोड़ के वो किसके पास चल जाएगा काम करने? कॉम्पिटिटर के पास चल जाएगा काम करने, है ना। या फिर मार्केट वैल्यू में देखो इन्फ्लेशन कितना आ रहा है। इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में धीरे धीरे महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब महंगाई दर बढ़ते जा रहा है, तुम ऐसा समझो ना कि 80 रुपया का तेल जो है वो 240 रुपया हो गया है, और एम्प्लॉय को जो सैलरी 80 रुपया दे रहे थे, तुम एम्प्लॉय को सैलरी अभी भी 100 रुपया ही दे रहे हो। तो एट दैट केस में तो महंगाई से क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो तुमको सब चीज को ध्यान में रख के क्या करना पड़ेगा? रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ये जान के रखो कि इस प्रिंसिपल से क्वेश्चन कम आएंगे, उसमें से क्वेश्चन जो है, इससे पहले वाला जो 7 प्रिंसिपल बताए उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आता है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का डिसीजन लेना, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। कुछ की चीजें जो है डिसेंट्रलाइज मोड पे रहनी चाहिए, कुछ चीजें जो है सेंट्रलाइज मोड पे रहनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कौन जॉब करेगा कौन नहीं करेगा, ये सेंट्रलाइज मोड पे रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कितना इंप्रूव करना है, कितना डिक्रीज करना है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है घटाना है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रलाइज मैनर में रहना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज मैनर में भी रहना चाहिए। डिसेंट्रलाइज मतलब कि कोई भी उसका डिसीजन ले सकता है। सपोज करो कि परचेज मैनेजर है तो वो परचेज करने का डिसीजन ले सकता है, जो सेल्स मैनेजर है वो सेल्स करने का डिसीजन ले सकता है। तो ये बोला जाता है कि सेंट्रलाइजेशन का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन का पोर्शन कम होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, सेकंड क्या है? स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक रूट होता है। रूट होता है मतलब कि सबसे ऊपर में टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है ना। तो ये इन लोग का क्या है कि डिसाइडेड है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को काम बताएगा, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको बताएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो एक रूल्स है, एक चेन है, लेकिन साथ ही साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक दूसरे से क्या कर सकता है? बात कम्युनिकेट कर सकता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट एक दूसरे से क्या कर सकता है? बात कर सकता है। ये जो लाइनिंग क्रिएट हुआ है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसको क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। जब तुम बुक में पढ़ोगे तो पता चलेगा तुमको गैंग प्लैंक। तुम लोग को नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे तुरंत ही। क्लियर। तो ये सब सेंट्रलाइज स्केलर चेन का मतलब होता है कि कैसे एक आदमी दूसरे आदमी से कांटेक्ट में रहेगा। टॉप लेवल में सबसे ऊपर है, वो नीचे वाले को क्या करेगा? अपना काम बताएगा, नीचे वाला सबसे नीचे वाला को काम बताएगा। अब इसके बाद ये काम करके इसको सौंपेगा, और ये काम करके टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करेगा? सौंपेगा। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर डजंट मीन कि जो प्रिंसिपल्स, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑर्डर क्या दे रहा है। ऑर्डर यहाँ पे मतलब है कि चीज़ों को सही जगह पे, जो सामान जहाँ का रखा हुआ रहना चाहिए वहीं पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परचेज मैनेजर जो है वो पूरा मार्केट में घूम रहा है ना। चीज़ों को, पर्सन को, या फिर कुछ मटेरियल है उसको सही जगह पे रखने को ही क्या बोला जाता है? ऑर्डर, है ना। इट मस्ट बी इन ऑर्डर। सपोज करो परचेज मैनेजर है, वो पूरा घूम रहा है, उसका कोई अपना स्पेसिफिक रूम नहीं है। अब परचेज मैनेजर को कोई खोजने जाएगा तो वो पूरा डिपार्टमेंट खोजेगा, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं उन लोग का एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है कि आप यहीं पे रहिएगा, क्योंकि किसी को भी काम पड़ेगा तो वो सीधे डायरेक्ट वहीं पे जाएगा। तो इससे क्या होगा? टाइम का सेविंग होगा, है ना। उसी तरह टूल्स वगैरह भी सही जगह पे रखे रहना चाहिए। इक्विटी मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो उसके साथ कुछ और बिहेव किया जा रहा है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसके साथ कुछ और बिहेव किया जा रहा है। न्याय सबके लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब ये मत बोलोगे कि भैया सैलरी भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। अरे भाई, मेरे डायरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के आया है इसलिए उसका सैलरी ज़्यादा है, उसका क्वालिटी है इसलिए सैलरी ज़्यादा है। इक्विटी मतलब कि जहाँ पे न्याय का बात आएगा, जहाँ झगड़ा हो गया वहाँ पे न्याय का बात आएगा, तो वहाँ पे दोनों को एक ही तराजू पे क्या किया जाएगा? तोला जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल मतलब कि एक जो लेबर तुम्हारे अंडर में काम कर रहा है उसको परमानेंट कर दो ना, फिर देखो उसके अंदर में जो चमक आएगा, उसके चेहरे पे जो चमक आएगा वो क्या हो जाएगा? और ज़्यादा अच्छा से तुम्हारे लिए काम करके देगा, है ना। फिर आता है इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव मतलब वर्कर लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आओ अपना अपना सजेशन दो कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे हम तुम लोग से कभी कभी फीडबैक लेना चाहते हैं या लेते हैं कि कैसे करके हम लोग को सिटी इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ाई को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, क्या क्या चीज़ तुम लोग को कमी लगता है वो बताओ। तो ये क्या है, तुमको अब सजेशन लिया गया, अब तुम लोग अपना अपना सजेशन दिया मेरे को, और वो सजेशन अगर हम सपोज करो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। अब अगर सजेशन नहीं मारे तो तुम लोग आंदोलन छेड़ देगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, जो भी लास्ट डिसीजन होगा वो तुमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तुमसे सजेशन लिया जाएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगेगा तो उस सजेशन को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्प्लिट द क्रॉप्स, स्प्लिट द क्रॉप मतलब सबको मिलजुल के काम करने का एक क्या होना चाहिए, अंदर में ये होना चाहिए। ये नहीं कि वो दूसरे से जल रहा है, वो दूसरे से जल रहा है, सबको मिलजुल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना ही मेन मकसद होना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले दिन नेक्स्ट क्लास में नया सवाल बताएंगे।